जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 72 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं। तमाम जो दल हैं वो अपने अपने परफॉर्मेंस का आकलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन बतौर पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक और बतौर बिहारी मतदाता होने के नाते आज राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी का जो कॉम्बिनेशन था इंडिया अलायंस के तौर पर बिहार में, उसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी समझता हूं। और एक छोटी सी कोशिश की है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं पिछला जो परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का पिछले 2019 के चुनाव में और अभी का जो परफॉर्मेंस रहा है वोट परसेंटेज के हिसाब से एक बार आपके सामने एक तस्वीर दे देता हूं। इस बार जो है एनडीए अलायंस को 45.52% वोट मिले हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 36.41% वोट मिले हैं, जो कि पिछले चुनाव में ये जो इंडिया अलायंस था जिसमें आरएलएसपी भी शामिल थी, वीआईपी शामिल नहीं थी, 22.49% वोट पिछले चुनाव में इंडिया अलायंस को मिले थे लोकसभा के चुनाव में। इंडिविजुअल अगर हम पार्टीज की बात करें तो बीजेपी को पिछले चुनाव में 24.05% वोट मिले थे, जो इस बार घट के 20.52% पर आ गए हैं। यानी 4% वोट बीजेपी का घटा है पिछले चुनाव की तुलना में। जेडीयू को 22.42% वोट मिले थे पिछले चुनाव में, जिसमें वो 16 सीटें जीती थी, 17 में 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 18.52% वोट मिले, यानी 4% वोट यूनाइटेड का भी कम हुआ है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को पिछले चुनाव में 15.68% यानी 15.68% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले थे, जिसमें आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 22.14% वोट मिले हैं, जिससे उसके 4 सांसद जीत करके आए हैं। कांग्रेस को भी पिछले चुनाव में 7.5% वोट मिला था, जो इस बार 9.5% के लगभग पहुंचा है। अगर हम इस चुनाव में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के इंडिविजुअल वोट परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट परसेंट यानी कि 22.14% वोट अकेले राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। वोट प्रतिशत के मामले में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये वोट प्रतिशत सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? राष्ट्रीय जनता दल 2009 में 4, 2014 में 4, 2019 में 0 और 2024 में 4, यानी 4-4-0-4। ये जो आंकड़ा चल रहा है लोकसभा के चुनाव में सांसदों का राष्ट्रीय जनता दल का निरंतर पिछले 4 चुनावों से, वो आखिर क्यों हो रहा है? कहां चूक हो रही है? क्या राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरणों को साधने में चूक हो रही है, या जो रणनीतिकार हैं या जो सलाहकार हैं आसपास राष्ट्रीय जनता दल में, जो जिनकी पूछ ज्यादा हो गई है, लालू यादव के समय में हो या अभी तेजस्वी यादव के समय में हो, ये लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने फैसलों से वो सामने वाले को फायदा पहुंचाने की मंशा ज्यादा रखते हैं। कहा जाता है कि एक एस है और एक एम है। दोनों बरास्ते राज्यसभा सांसद दिल्ली में रहते हैं, इनकी ज्यादा पूछ हो गई है राष्ट्रीय जनता दल में, और तेजस्वी के आसपास के जो लोग हैं इनमें ये 2 चेहरे जो हैं प्रमुख बताए जाते हैं। और इन दोनों लोगों ने मिलकर के तेजस्वी यादव को हाईजैक करके रखा हुआ है। तेजस्वी यादव के फैसलों पर इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा कब्जा है, और तेजस्वी यादव को एक आम छोटे से छोटे कार्यकर्ता से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। एमएलए और एमपी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। विधान परिषद सदस्य तेजस्वी से उतनी आसानी से नहीं मिल सकते। छोटे ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल के कार्यकर्ताओं की तो आप बात छोड़ दीजिए। यह काम लालू यादव के समय नहीं होता था। लालू यादव जब सक्रिय राजनीति में थे और जब उनकी भूमिका होती थी पार्टी के अंदर में, भूमिका तो उनकी आज भी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जब वो पूरी तरह सक्रिय दिखते थे तो उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय का जो परिदृश्य था, वो ये था कि एक प्रखंड लेवल का भी जो कार्यकर्ता था उसकी सीधी पहुंच लालू यादव तक थी और वो उससे भी संवाद करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव को चंडाल चौकड़ी ने घेर रखा है। खुशामद परस्तों की एक फौज है जो तेजस्वी यादव के आसपास है, और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट किया जा रहा है।
और दूसरी तरफ वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और उनकी हैसियत भूमिहार समाज की एक विधानसभा सीट में कांग्रेस को भूमिहार समाज का वोट दिलवाने की नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक बार का राज्यसभा टेन्योर खत्म होने के बाद दूसरी बार उनको रिपीट किया जाता है? क्या वजह है कि वो 2004 के बाद से आज तक एक भी लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव जनता की अदालत में नहीं जीते हैं? 2 बार उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। यह दूसरा मौका था जब उनके बेटे की बुरी तरह से हार हुई है। लेकिन पिछले बार भी वो पुत्र मुंह में आरएलएसपी को 1 सीट ज्यादा देने को तैयार हुए और इस बार भी महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के परिवार की अनदेखी करना और अपने बेटे को सेटल करना अखिलेश सिंह के लिए घातक साबित हुआ। अखिलेश सिंह के लिए तो घातक साबित हुआ ही है, पूरी कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है। कहा जाता है कि जिन 3 सीटों में के लिए वो तैयार नहीं थे, यानी जिन 3 सीटों पर उनकी मुखालिफत थी अखिलेश सिंह की, बल्कि 4 सीटों पर अगर हम पूर्णिया को जोड़ देते हैं तो वो चारों उम्मीदवार, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव को भी हम काउंट करें तो वो चारों उम्मीदवार जीतकर सदन में पहुंचे हैं। किशनगंज में कटिहार में तारिक अनवर, किशनगंज में डॉक्टर जावेद, पूर्णिया में पप्पू यादव और सासाराम में जो उनके कैंडिडेट चुनाव जीते हैं सुरक्षित सीट से। और ये 6 सीटें जिनमें महाराजगंज है, जिनमें मुजफ्फरपुर है, जिनमें पश्चिमी चंपारण है, इन सब सीटों पर बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई है। इसका ठीकरा किसके सर फूटना चाहिए और क्यों इसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए और क्यों इसके लिए अखिलेश सिंह से जवाबदेही तलब नहीं की जानी चाहिए? पश्चिमी चंपारण में शाश्वत केदार पांडे एक मजबूत उम्मीदवार थे, मदन मोहन तिवारी को क्यों टिकट दिया गया? और सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर में जिस अजय निषाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट काट दिया गया, जबकि वो पिछला चुनाव 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, उस अजय निषाद को कांग्रेस में शामिल करा के दोबारा मुजफ्फरपुर भेजने की हिमाकत किसने की है? इसकी जवाबदेही अखिलेश सिंह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सवाल सबसे बड़ा यह है। और उनके बेटे की क्या भूमिका है पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर में? सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो सक्रिय होते हैं। इस बार भी यही हुआ। आपको कहां दिखते हैं संगठन में आकाश सिंह? कहां दिखते हैं कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता? और राष्ट्रीय जनता दल के जमीनी कार्यकर्ताओं से भी जो है उनकी तुलना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट वितरण में इतना देर किया, कांग्रेस के सीटों के बंटवारे में इतना विलंब क्यों हुआ? 2 चरणों के बाद तक कांग्रेस की सीटें क्लियर नहीं हो पाई थी कि कौन कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ने जा रही है और उसके उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और वीआईपी का क्या फायदा हुआ, इस पर भी समीक्षा की जानी चाहिए, इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। मल्लाहों की राजधानी समझी जाती है मुजफ्फरपुर, वहां अगर कांग्रेस का कैंडिडेट 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारा है तो इसकी जवाबदेही मुकेश सहनी पर भी तय होनी चाहिए। पप्पू यादव को आपने लोकसभा पहुंचने में जितनी ताकत लगा सकते थे आपने लगाया, लेकिन वो तो पहुंच गए लोकसभा। हिना शहाब का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके आसपास की सीटें आप हार गए। सारण की सीट आप नहीं बचा पाए और बहुत मामूली मार्जिन से सारण में आपकी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई, जबकि रोहिणी आचार्य के साथ एक बड़ा फैक्टर था कि उनके साथ महिलाओं का इमोशन जुड़ा हुआ था, जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ करके, और आप वहां अपना चुनाव नहीं बचा पाए। राजीव प्रताप रूडी से हार गए आप 13,000 वोटों से। खगड़िया में आपने बहुत हल्के में लिया उम्मीदवार को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 200 से 250 से ज्यादा सभाएं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मिलकर किया। राष्ट्रीय नेतृत्व जो लीड कर रहा था इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस, उसके नेता बिहार में क्यों नहीं आए? और किन लोगों ने राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जयराम रमेश को बिहार आने से रोका हुआ था? यह सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन जिन क्षेत्रों में सीट जीता है, अगर आप उन सीटों को देखेंगे तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार आए थे तो उन सीटों से होकर, उन लोकसभा इलाकों से होकर के गुजरे थे जहां महागठबंधन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। सासाराम की तरफ भी वो गए थे, औरंगाबाद की तरफ भी वो गए थे, आरा को भी टच किया था उन्होंने, बक्सर को भी टच किया था। सीमांचल में वो आए थे तो तारिक अनवर और जावेद और पप्पू यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ही सही जीतने में कामयाब रहे। इंडिया अलायंस वहां पर हार का उसको सामना करना पड़ा। उत्तर बिहार में वो क्यों नहीं गए? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली की सीटों पर राहुल गांधी की सभाएं क्यों नहीं हुई? और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां क्यों नहीं हुई?
महाराजगंज में क्यों नहीं हुई, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं हुई, पश्चिमी चंपारण में, बेतिया में क्यों नहीं हुई? किसने रोका हुआ था राहुल गांधी को बिहार आने से? अगर राहुल गांधी बिहार आती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। प्रियंका गांधी अगर बिहार आती तो तस्वीर कुछ और होती। जो तस्वीर आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, बिहार से लोगों को ज्यादा अपेक्षा थी। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कह रहे थे कि एनडीए वहां ज्यादा अच्छा करेगा, बिहार में इंडिया गठबंधन अच्छा करने जा रहा है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसके विपरीत क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक नेता का अहंकार, और इसको मैं तेजस्वी यादव की अहंकार कहूंगा, और मनमाने फैसले, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। और वाम दलों की अनदेखी करना यह बहुत बड़ा कारण है। जितनी सभाओं में मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी यादव घूमे हैं, उतनी सभाओं में अगर दीपांकर भट्टाचार्य को अगर हेलीकॉप्टर में लेकर घूम रहे होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। माले के उम्मीदवारों की क्या स्ट्राइक रेट रही? 3 पर लड़े, 2 जीत गए। तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तो माले का ही रहा। अगर हम, या फिर लोजपा आर का 5 पे 5 और वो 3 में 2। अगर हम दोनों गठबंधनों की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटों का नुकसान हुआ, भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन लोजपा को 1 भी सीट का नुकसान नहीं हुआ। लोजपा जितनी सीटों में चुनाव पिछले बार लड़ी थी वो जीती थी, इस बार 5 पे लड़ी, 5 जीत गई। लेकिन कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और 3 जीती, और राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ करके 4 जीतने में कामयाब रहा। इसकी जवाबदेही किसकी है? टिकट वितरण में इतना देर क्यों हुआ? पहले दूसरे चरण में, जबकि एनडीए के उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि यहां तो टिकट बंटवारे में ही विलंब हो रहा था। नामांकन के एक दिन, अंतिम तिथि के 1 दिन 2 दिन पहले टिकटों की घोषणा हो रही थी, जबकि एनडीए के उम्मीदवार नामांकन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अपने अपने फील्ड में पहुंचकर, अपने अपने क्षेत्र में पहुंच करके घूमना शुरू कर चुके थे, जनसंपर्क कर रहे थे, जबकि उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। आपका कुशवाहा प्रयोग कहां सफल हुआ? आप नवादा में हार गए। 10 सीटें मिलाकर के आपने 9 सीटें कुशवाहा समाज को दी। एक अभय कुशवाहा जीते। उजियारपुर में आलोक मेहता हार गए। तो इसमें माई समीकरण का भी बहुत बड़ा रोल है। आप माई समीकरण से यादवों को अलग नहीं कर सकते। और यादव समाज कहां है? क्या ईमानदारी से यादव समाज ने आपको वोट दिया है? इस पर भी बात होनी चाहिए। अगर यादव समाज आपको ईमानदारी से वोट देता, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को ईमानदारी से वोट देता, तो दरभंगा में ललित यादव चुनाव नहीं हारते, मधुबनी में अशरफ फातमी चुनाव नहीं हारते, अररिया में शाहनवाज आलम चुनाव नहीं हारते, उजियारपुर में यादव समाज ने नित्यानंद राय को वोट दे दिया, मधुबनी में अशोक यादव को वोट दिया, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को वोट दिया, और एक बड़ा हिस्सा उधर गया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जब आपका अपना कैडर वोट उधर जाएगा तो मुसलमानों से फिर आप शिकायत क्यों करते हैं? हिना साहब की अनदेखी की आपने। पप्पू यादव का एक बड़ा फैक्टर है जिसने सीमांचल के इलाके में आपको डेंट पहुंचाया है। इस बात को कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी यादव का यह कहना कि अगर आप इंडिया को नहीं वोट दे रहे हैं तो एनडीए को वोट दीजिए, यह बहुत बड़ा लॉस का फैक्टर है। इस पर आपका आकलन होना चाहिए, आपको इस पर समीक्षा करनी चाहिए अपने बयान पर। और यह सवाल जो आपकी इस परिस्थितियों से उपजे हैं, अगर बिहार में नतीजे आप जिस तरह की फील्डिंग सेट हुई थी, जिस तरह के जातिगत समीकरण सेट हुए थे, उनके अनुरूप आए होते तो आज मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किसी कीमत पर नहीं ले रहे होते। आज इंडिया गठबंधन की तस्वीर दूसरी होती। 250 प्लस सीटें होती इंडिया गठबंधन के पास। अगर और इसमें आम आदमी पार्टी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आप दिल्ली में तो अलायंस कर रहे हैं, पंजाब में अलायंस नहीं कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप वोटर्स को? और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से कोई शादी थोड़ी कर ली है। तो एक गठबंधन के तौर पर जो जनता का विश्वास जीतने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें तो आप फेलियर होते नजर आ रहे हैं। अगर आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो जनता के बीच में तो यह मैसेज जाएगा ना कि आपका एक नेचुरल अलाई नहीं है, आप कभी भी अलग हो सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिज्म है, एक अवसरवाद की अलायंस है ये। उसका नतीजा आप दिल्ली में देख लीजिए। पंजाब में भी जो अपेक्षा थी आम आदमी पार्टी से, उसमें वो पूरी नहीं उतरी। तो अगर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता तो आज आपकी सरकार बन रही होती, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होती। और एक सबसे बड़ा और फैक्टर है, सवर्ण और वैश्य वोटों पर अपेक्षा से ज्यादा उम्मीद किया राष्ट्रीय जनता दल ने।
जबकि सवर्ण और वैश्य जो है वो भाजपा का, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। अगर ऐसा होता तो मुन्ना शुक्ला वैशाली में चुनाव नहीं हारते, रितु जायसवाल शिवहर में चुनाव नहीं हारती, और सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर के सामने आप, जब सीतामढ़ी में एक वैश्य बाहुल सीट है और वहां वैश्यों में नाराजगी है एनडीए को लेकर के, तो आप आरजेडी से एक वैश्य उम्मीदवार वहां उतार सकते थे सीतामढ़ी में अर्जुन राय के बजाय। मधुबनी में जब आपके एमवाई समीकरण का एक हिस्सा चुनाव लड़ रहा है ऑलरेडी एनडीए से, तो फिर आपको अली अशरफ फातमी को टिकट देने की क्या जरूरत थी? वहां आप कोई दूसरा प्रयोग किसी मैथिल ब्राह्मण के ऊपर कर सकते थे। मुजफ्फरपुर में जो मौजूदा विधायक है विजेंद्र चौधरी, वो बेहतर उम्मीदवार साबित होते हैं इंडिया अलायंस के लिए अजय निषाद के कंपैरिजन में, अजय निषाद की तुलना में। नतीजा क्या हुआ? आपने अजय निषाद को टिकट दिया, विजेंद्र चौधरी घर बैठ गए। जमुई की सीट आप भीतरघात की वजह से हारे। बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को समझते हैं, वो समझ जाएंगे। नवादा की सीट आप भीतरघात की वजह से हारे। जहानाबाद में लोगों ने सुरेंद्र यादव को जिताया नहीं है, चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराया है, इस बात को मानना होगा आपको। और ऐसा नहीं है, भीतरघात उधर भी हुआ है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने हराया है उनको, और भी कई जगह भीतरघात हुआ है। बक्सर में भी भीतरघात हुआ है, बाबा ने किया है भीतरघात। ये बताएंगे आपको जो भाजपा के प्रत्याशी थे। शाहनवाज हुसैन के साथ भी भीतरघात हुआ था भागलपुर में, जब शाहनवाज हुसैन लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और इन्हीं बाबा ने भीतरघात किया था समाजवादी पार्टी से अपने एक स्वजातीय उम्मीदवार को खड़ा करके। अगर आपको भागलपुर का संसदीय इतिहास पढ़ना और समझना हो तो समझिए, कभी जाके पता कीजिए, वरना वहां से शाहनवाज हुसैन की उस बार जो है जीत कोई नहीं काट सकता था। लेकिन शाहनवाज हुसैन हार गए, इसलिए हार गए कि बाबा ने एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करवाया अपने जात से, अपनी जाति से, और अपनी जाति के वोट को शाहनवाज के बजाय उधर ट्रांसफर करवाया। पिच बहुत 2009 के चुनाव में, संभवतः मुझे ठीक से याद नहीं है 2009 या 2014 का वो चुनाव था, नहीं 2009 का चुनाव था। तो भीतरघात तो दोनों तरफ हुआ है। तो आपको पहचानना होगा कि आपके अंदर भीतरघात कौन लोग कर रहे हैं। और मुंगेर की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से माले के साथियों की अनदेखी की गई, लेफ्ट के साथियों की अनदेखी की गई, यह परिणाम स्वाभाविक परिणाम है। कहीं नहीं दिखे मुझे माले के साथी किसी मीटिंग में, कोई संवाद नहीं किया गया मुंगेर में प्रत्याशी और जो घटक दल हैं तमाम लोग उनके साथ। 4-5 लोगों ने प्रत्याशी को हाईजैक करके रखा हुआ था, और उसी के हिसाब से जो है प्रत्याशी भी चलते रहे, और जो तमाम फैसले थे वो उन्हीं के जो मशवरों से और सलाह से लिए जाते रहे। कहीं कोई संवाद की स्थिति नहीं थी। कौन कहां जाएगा, आज क्या प्रोग्राम है, कल क्या प्रोग्राम है, यह संवादहीनता एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव के हारने का। और मुंगेर में जो परिस्थिति रही है, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरे लोकसभा सीटों पर यह परिस्थिति नहीं रही होगी। राष्ट्रीय जनता दल को आत्ममंथन की जरूरत है। और अगर आप मुसलमानों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को इस तरह हाशिए पर डालने का षड्यंत्र रचेंगे, किसी मैथिल ब्राह्मण के इशारे पर और किसी अपने कथित सलाहकार के इशारे पर, इंपोर्टेड सलाहकार जिसको आप हरियाणा से पकड़ के लाए हैं, तो नतीजे आपके अनुरूप और अनुकूल नहीं आएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है मिस्टर तेजस्वी यादव। मुसलमान आपका बंधुआ गुलाम नहीं है, आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। और अगर आप अच्छे नेताओं को, ईमानदार नेताओं को, निष्ठावान नेताओं को, जो वैचारिक रूप से निष्ठावान है, उनकी अनदेखी करके अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, तो नतीजे यही आएंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत मेहनत किया है। आपकी इस बात पर प्रशंसा होनी चाहिए कि बहुत बीमारी की हालत में, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द की हालत में आपने बहुत मेहनत किया, बहुत सभाएं की, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और लोग जुड़े भी। लेकिन कहां संगठनात्मक कमी रही, कहां अलाइंस पार्टनर में कोalition की कमी रही, और कहां टिकट वितरण में गलतियां हुई, कहां उम्मीदवारों के चयन में गलतियां हुई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक समीक्षा होनी चाहिए। और अगर आपको अपने राजनीतिक भविष्य और उसकी संभावनाओं को भविष्य में बिहार में तलाश करना है, बिहार में अपनी जमीन तलाश करनी है, तो अपने पिताजी से कुछ सीखिए। और जिस तरह की राजनीति आपके पिताजी ने की है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति आपके पिताजी करते रहे हैं, उस सामाजिक न्याय की राजनीति कीजिए, और अहंकार को, अपने अहंकार को जमीन में दफन करने का प्रयास कीजिए।
लोगों से जुड़िए, लोगों से कनेक्ट होइए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। चापलूसों और चाटुकारों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चापलूसों और चाटुकारों के अगर इशारों पर आप चलते रहे तो 2025 में भी आपके रास्ते इतने आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड आप ले लेंगे 2025 को एनडीए के सामने, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार में बनी हुई है, ये इस लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने साबित किया है। और आज भाजपा के जो 12 सांसद जीते हैं उसमें 80% भूमिका नीतीश कुमार के चेहरे की है, मोदी के चेहरे की नहीं है। ये मैं लिख करके दे सकता हूं एनडीए के किसी भी साथी के सामने। जबकि एनडीए ने भीतरघात करने का भरपूर प्रयास किया, पूरी कोशिश की, और निरंतर 5 सालों से नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए के लोग। लेकिन नीतीश कुमार, जहां से लोग उनकी पॉलिटिकल ऑब्यूचुरी लिखने की तैयारी करने लगते हैं, वहां से नीतीश कुमार फिर रिवाइवल कर लेते हैं और फिर उनका ग्राफ ऊपर चला जाता है। आप 2014 के लोकसभा चुनाव को देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव को देखिए, और अभी आप देख लीजिए। तो नीतीश कुमार ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। लेकिन आप कहां चूक रहे हैं पिछले 20 सालों से, आपको देखने की जरूरत है। अगर 2015 में भी आपकी इतनी सीटें आई हैं तो उसमें नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा रोल है, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। 2020 के चुनाव में भी आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो चिराग मॉडल का असर रहा, जो आपके उम्मीदवार इतनी ज्यादा संख्या में जीत गए। अगर चिराग ईमानदारी से उधर खड़े होते तो शायद आपकी संख्या जो है 50 से 60 के बीच में होती, उससे ज्यादा की नहीं होती। जिस तरह की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं मिस्टर तेजस्वी यादव। तो जो आपका राजनीतिक आधार है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, चापलूसों से मुक्ति पाइए और संगठन में बदलाव कीजिए। और कांग्रेस के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी अपील है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कि अविलंब बिहार का जो प्रदेश संगठन है उसमें परिवर्तन किया जाए। और ये जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है इसको आप अविलंब तब्दील कीजिए 2025 के चुनाव से पहले। अगर आप जो है चुनाव के नतीजों में कुछ अच्छा करना चाहते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो बहुत मुमकिन है कि विधानसभा के चुनाव इसी साल 2024 में हो जाए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ। तो अब इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, कल एनडीए पर बात होगी, उसकी सीटों पर बात होगी, और कहां कौन सा फैक्टर काम कर रहा था उस पर बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। एक मेरी अपील आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे नैतिक सहयोग कीजिए, और जो कमियां हैं, जो सुझाव हैं आपके, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।